दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज है दिन फ्राइडे चैलेंज का। ये वो छोटा सा कंपटीशन है जो मैं अपनी मंडली के सदस्यों को देता हूँ, जिसमें मैं एक वाक्य बताता हूँ और उसी वाक्य से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 अलग अलग नन्ही कहानियाँ। आज जिस वाक्य से राइटर्स को कहानी शुरू करनी है वो है, बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। चौंकते हुए रिया ने जैसे ही उस लिफाफे को उठाया तो उसके पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। लिफाफे पर पेन से लिखे धुंधले हो चुके अक्षरों में लिखा था, फॉर ममा। उसमें अंदर खोलकर देखा तो एक खत था। रिया वहीं कुर्सी पर बैठकर वो खत पढ़ने लगी। मम्मा, सॉरी, इस बार आपको बहुत टाइम बाद लेटर लिख रही हूँ। पिछले महीने स्कूल के मिड टर्म्स थे इसलिए बिजी रही। पेपर अच्छे गए। आप कैसे हो? घर पे बाकी लोग कैसे हैं? इस बार विंटर ब्रेक दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी। मैं इस बार भी छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी। आप प्लीज पापा को मुझको लेने मत भेज देना। मैं घर नहीं आना चाहती। आप अच्छे से जानती हैं क्यों। आपका लेटर भी मिला था कुछ दिन पहले। आपने हर बार की तरह उसमें पूछा था कि मैं कैसी हूं, और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता रही हूं कि मैं ठीक नहीं हूं। आप पता नहीं हर बार यही सवाल क्यों करती हैं, और मैं कैसे ठीक हो सकती हूं। उस हादसे के बाद कुछ भी तो सही नहीं है। पता है, अभी रात को मैं 2 बजे बाथरूम में बैठ के आपको ये लेटर लिख रही हूँ। नींद कहाँ आती है मुझे। इन 5 सालों में सोई ही कहाँ हूँ। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो सारी पुरानी बातें किसी हॉरर फिल्म के फ्लैशबैक की तरह मुझे डराने लगती हैं। सांस नहीं आती, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैं सिर्फ 10 साल की तो थी, बच्ची थी मैंने जब आपको वो बात बताई थी तो आप कितनी देर मेरे सामने फूट फूट कर रोई थी। मुझे समझ नहीं आया था आपका रोना। गंदा तो मुझे महसूस हो रहा था, फिर आप क्यों रोई? कितनी देर आपने मुझे टब में बिठाकर रगड़ रगड़ कर नहलाया था। मैं कितनी डरी हुई थी। मुझे लगा था कि आप मुझे गले से लगा के कहेंगी कि सब ठीक है, मगर आप मुझे बिस्तर पर सुलाकर पापा को फोन करने चली गई। मुझे लगा था कि अगले दिन जब ताऊ जी घर आएंगे तो आप उन्हें भला बुरा कहेंगी, चिल्लाएंगी, उनको मारेंगी, पर आप तो हर बार की तरह झुक के उनके पैर पड़ने लगी। हमेशा की तरह घर में उनका रौब कायम रहा। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मा? आपने मुझे इतनी दूर बोर्डिंग तो भेज दिया, मगर वो बुरी यादें किसी डरावने सपने की तरह मेरा पीछा करती हैं, हमेशा पीछा करती रहेंगी। चाह कर भी मैं वो सब नहीं भुला सकती, और अगर ये सब मैं कभी भूल भी जाऊं तो मैं आपको कैसे माफ करूंगी? मैं आपको माफ नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज मैं नानी के यहाँ ही जाऊंगी। इतना पढ़कर उसने आंखें जोर से भींच ली। आंसू की एक बूंद उस खत पर जा गिरी। कुछ अक्षर धुंधला गए। रिश्ते की तरह ही धुंधला गया था कागज, जहां लिखा था, आपकी बेटी रिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। आरती ने एक नजर उसके पुराने कागज पर डाली। जानती थी उसमें क्या है। नींद में भी पहचान सकती थी उस लिफाफे को। दिल किया वहीं पैरों से मसल दे उसे, या चिंदियां करके डस्टबिन में डाल दे। आरती की उंगलियां गुस्से में भिंचने लगीं। वो दिन जहन में घूम गया जब उसके पास ये लिफाफा आया था। ऑफिस से लौटकर वो कॉफी का कप और कोरियर से आए लिफाफे को लेकर बैल्कनी में आकर बैठ गई थी। उसके सामने कनू और राजीव बैठे बतिया रहे थे। कनू उसकी 22 साल की बिटिया और उसका कॉलीग, उसका दोस्त राजीव, जो अब दोस्त से कहीं ज्यादा था। अभी कुछ दिन हुए राजीव ने कनू को प्रपोज किया था और फिर आरती राजीव के पापा मम्मी से मिलाई थी।
बेटी की आने वाली जिंदगी उस परिवार के साथ गुजरनी थी तो आरती अच्छी तरह तसल्ली कर लेना चाहती थी। राजीव का परिवार अच्छा था, सीधे साधे लोग थे और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने कुरेदा नहीं कि कनू के पापा कहाँ हैं, वो साथ क्यों नहीं रहते। आरती तलाकशुदा नहीं है ये वो जानते थे। नहीं किए उन्होंने निरर्थक सवाल जो कनू की माँ का सम्मान कम करते। उस दिन आरती ने कॉफी का सिप लेते हुए लिफाफा खोला तो उसकी रूह कांप गई थी। लिफाफे में उसकी तस्वीरें थीं, उसके ऑफिस के कलीग के साथ। बेहद अश्लील दिखती तस्वीरें। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया था। कहां से आई ये तस्वीरें वो खुद नहीं जानती थी। उस कलीग से उसका सिर्फ दफ्तर तक का रिश्ता था। फिर ये तस्वीरें, और भेजने वाला कोई और नहीं उसका पति था, कनू का पिता। आरती ने तस्वीरें गोद में पलट कर रख दी और एक सांस में साथ में रखा नोट पढ़ गई थी। पता चला मुझे, बेटी की शादी कर रही हो मेरे बिना, यानी कुछ नहीं बचा ना मैं उस परिवार में। अब तुम माँ बेटी खुद को समझती क्या हो? देखता हूं कैसे होती है शादी। अभी तो तुम्हारे पास भेजी हैं, कहीं लड़के वालों के पास ना पहुंच जाएं गलती से तस्वीरें। अब तो तलाक और मेरी प्रॉपर्टी के हिस्से में बात को भूल जाओ, वरना अब अदालत में सफाई देती रहना, साबित करती रहना दुनिया को, बच्चों को कि तुम क्या हो और क्या नहीं। आरती की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सामने मुस्कुराती उसकी बिटिया का चेहरा धुंधला गया था। धुंधलाने लगी थी उसकी खुशियां, उसका सुनहरा भविष्य। वो घबरा गई थी कि अभी अभी जुड़ा ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं था कि ऐसे वार सह जाता। आरती ने चुपचाप वो लिफाफा और वो फोटोशॉप की हुई तस्वीरें अलमारी में रख दी। डर गई थी वो। डर जाती हैं माएं जब उनकी बेटी का भविष्य दांव पर लगा हो। अपने बच्चों के सामने शायद हर औरत कमजोर पड़ जाती है, नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बच्चों को एक पल के लिए भी गर्दन झुकानी पड़े। आरती ने झुककर लिफाफा उठाया और फिर से वो वाहियात तस्वीरें देखने लगी। आज उसको जरा भी डर नहीं लगा। आज उसकी बेटी विदा होने वाली है। ब्याह से पहले आरती ने हर बात कनू के ससुराल वालों से साझा कर ली थी। वो चाहकर भी उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी कि एक भी पर्दा उन दोनों परिवारों के बीच हो। और अब सब कनू के पिता का सच जान गए थे। अब कोई भी कनू की मां की उन तस्वीरों के आधार पर उन्हें जज नहीं करने वाला था। और ये सब वो इसलिए कर पाई थी क्योंकि कनू अपनी मां का साथ देने को खड़ी थी। उसने उन तस्वीरों के सच को नकारा था। आरती ने कमरे के कोने में रखे म्यूजिक सिस्टम पर गजलें लगा दी और अपने वकील का फोन मिला दिया। अदालत से डरने की अब कोई वजह उसके पास नहीं थी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। शुभी ने चौंक कर लिफाफा उठाया। अंदर कुछ कागज और तस्वीरें थीं। ये तो माँ जी हैं। शुभी हैरत में पड़ गई। वो उन कागजों और तस्वीरों को देख ही रही थी कि तभी बाहर आंगन से उसकी सासू माँ की आवाज आने लगी। शुभी, कहाँ हो बेटा? घर में कीर्तन है और घर की नई नवेली बहू देखो कैसी हालत में घूम रही है। तुम वहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो? उन्होंने प्यार से शुभी को डांटा। मैं ढोलक लेने गई थी माँ, वो तो मिली नहीं। ये देखिए कुछ और मिल गया। शुभी ने चहकते हुए माँ जी के सामने वो लिफाफा लहराया। इतने दिनों में मुझे पता ही नहीं चला कि आप इतना अच्छा गाती हैं। ये आपकी स्टेज वाली फोटो, ये सर्टिफिकेट्स, ये न्यूज़पेपर कटिंग्स। शुभी अपनी ही धुन में बोले चले जा रही थी, बिना ये देखे कि माँ जी का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उन्होंने दाएं बाएं देखकर झट से वो लिफाफा अपनी ओर खींचा और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गईं। भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? चलिए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। शुभी अपनी ननद की आवाज़ सुनकर चौंकी। अरे निम्मी सुनो एक मिनट, माँ गाना बहुत अच्छा गाती है ना? शुभी के पूछते ही मानो निम्मी के चेहरे पर भी वही सफ़ेद रंग फैल गया था। वो धीरे से बोली, आपको भैया ने बताया होगा ना?
भाभी प्लीज इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करिएगा। माँ बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन पापा को नापसंद होने की वजह से सब छोड़ दिया। शुरू में तो इस बात को लेकर बहुत बवाल हुए, फिर माँ ही पीछे हट गई। निम्मी की बात सुनकर शुभी सन्न रह गई थी। कितनी हंसमुख, कितनी समझदार है माँ। जब से शुभी की शादी होकर इस घर में आई थी, वही तो थी जो शुभी के लिए हर राह आसान कर रही थी। हो आओ मायके, इसमें क्या झिझकना। तबीयत ठीक नहीं है ना, जाओ लेट जाओ ना जाके। तुम जो मन में आए कपड़े पहनो बहू, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। जो सबको इतना समझती हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं है, उनकी तरफ से बात रखने वाला कोई नहीं। शुभी तैयार होकर कुछ सोचते हुए बाहर बैठक में आई। एक तरफ घर के सारे आदमी कीर्तन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खूब सारी औरतें घेरा बनाकर ढोलक, मंजीरा, माइक लेकर बैठी हुई थीं। शुभी ने धीरे से आकर उनसे माइक लिया और माजी की ओर बढ़ा दिया। माजी ने घबराकर यहाँ वहाँ देखा, पापा की तरफ देखा और वहाँ से उठने लगी। शुभी ने उनकी कलाई पकड़ ली और माइक पर अनाउंस कर दिया, कीर्तन की शुरुआत हम माँ से करेंगे, उनके गाए भजन से। और वो माँ के सामने झुककर बैठ गईं। बोली, माँ आप गाइए ना, इससे ज्यादा शुभ और क्या होगा, है ना पापा। शुभी ने कनखियों से पापा को देखते हुए चिरौरी की। कुछ पल को वहां खामोशी छा गई। शुभी माइक पकड़े वहीं बैठी रही। माँ ने धीरे से गला खखारा और फिर ढोल मंजीरे की आवाज के साथ एक मीठी आवाज घर में गूंजने लगी, घर की सबसे मीठी आवाज। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। मीनल चौंक पड़ी। नानी की इस पुरानी लकड़ी की अलमारी की जाने किस दराज से निकल पड़ा था। झुककर उसने लिफाफा उठाया जिसे खोला तक नहीं गया था। बिना नाम पते का यूं ही ठूंस के भुला दिया ये लिफाफा किसका होगा। मीनल कुछ पल खड़ी रही। पहले नानी और फिर पापा के गुजरने के बाद अब मम्मी यहाँ अकेली रहती थीं। उन्हीं की फिक्र उन्हें अपने ससुराल से बीच बीच में यहाँ खींच लाती थी। फिर कभी वो पुराना सामान सहेजती, कभी मम्मी को संभालती। लिफाफा उलटते पलटते उसने पुकारा, मम्मी ये लिफाफा। लेकिन कोने वाली कुर्सी पर बैठी मम्मी ने इधर देखा तक नहीं। खिड़की के बाहर कहीं नजरें टिकाए वो उदास बैठी रहीं। मीनल के गले में कुछ अटक गया। पहले कितनी जिंदा दिल थी वो। कभी कभार उसे डांटती भी, लेकिन सहेली जैसी गप्पें भी खूब लगाती। लेकिन अब 5 साल हो गए थे पापा को गुजरे और मम्मी अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। पर जीना तो उन्हें भी होता है ना, जो पीछे छूट जाते हैं। उसका मन होता कि मम्मी पापा की याद संजोए रखें, पर जिंदगी की तरफ लौट आएं। पहले जैसे पेंटिंग करें, गुनगुनाएं, टीवी देखें, किताबें पढ़ें, सुघड़ता से रहें। पहले जब पापा कहते, लो माया ये वाला चुटकुला पढ़ो, तो वो कैसे खिलखिलाती थीं। अब कभी कभार मुस्कुरा ही दिया करें। इसी कोशिश में मीनल नानी के बंद स्टोर से मम्मी के बचपन की कोई चीज खोज लाती, रेडियो चला देती, उनके उलझे लंबे बाल संवार देती, जबरन कोई अच्छा सा सलवार कुर्ता पहनवा कर छोटी सी बिंदी लगा देती। उनके गले लगकर मीनल का गला भर रहा था। मम्मी पापा को भी अच्छा लग रहा होगा, अपनी नहीं तो मेरी खातिर जीने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। मम्मी की आंखें भर जाती। फिर बिंदी हटाकर, कपड़े बदलकर वो वापस उसी खामोशी में सिमट जाया करती जिसमें इस वक्त भी खोई हुई थी। गहरी सांस लेकर मीनल ने उस लिफाफे को फाड़कर अंदर रखा खत निकाला और पढ़ने लगी। माया, तुम्हें अब मेरी माया लिखने का अधिकार तो मैं खो चुका, लेकिन तुमसे किया एक तरफा प्रेम मुझसे कभी खोया नहीं जाएगा। तुम्हारा हाथ मांगने कलकत्ता से आज घर लौटा तो पता चला शादी हो चुकी तुम्हारी। खैर दुआ है कि
तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा शेखर। मीनल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही शेखर अंकल तो नहीं थे जो यहां से 2 गली छोड़कर रहा करते थे? बचपन में जब छुट्टियों में वो लोग कानपुर आते तो मीनल इन शेखर अंकल के यहाँ भी आती थी। आज तक वो यहाँ कभी नहीं आए, पर मीनल को खूब घुमाने ले जाते, खिलौने खरीदवाते। आप अकेले क्यों रहते हैं अंकल? कभी पूछा था उसने तो उन्होंने कहा था, अकेला कहाँ, किसी की यादें रहती ना मेरे साथ। उन आंखों पर उदासियों के मायने मीनल को अब समझ आ रहे थे। उसकी पलकें भीग गईं। मम्मी को तो कभी पता ही नहीं चला, पर अंकल शायद आज भी उनका इंतजार कर रहे थे। अब उसे एक बेटी को मां का फर्ज निभाना था। जल्दी जल्दी बाहर निकलते उसकी आवाज रुंध गई। अभी आती हूं मम्मी, दरवाजा बंद मत करना। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके किस तरह लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। मानसी ने उठाकर देखा, लिफाफे में एक तस्वीर थी, 2 टुकड़ों में बटी हुई, 3 मुस्कुराते चेहरे। 13 साल की मानसी, उसकी माँ और पापा। सालों पहले ये तस्वीर खुद उसी ने तो फाड़ी थी। वो उम्र ही ऐसी थी, या शायद हालात। माँ पापा के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। उसे आज भी अक्सर याद आते हैं अपने घर के वो झगड़े, घंटों की बहस और एक कोने में बैठकर खुद का सिसकना भी। तुम्हें क्या लगता है इस घर में सब तुम्हारे मुताबिक होगा? पापा डाइनिंग टेबल पर जोर से प्लेट पटकते हुए कहते थे, और ये कहने की वजह कुछ भी हो सकती थी, छोटी से छोटी बात। फिर चाहे वो उनकी मनपसंद सब्जी न बनना हो, खाने में नमक जरा सा ऊपर नीचे होना, या माँ की कही कोई बात। मेरे मुताबिक ऐसा हो सकता है भला? माँ तंजिया हंसी हंसते हुए कहती, ये घर मेरा है, यहां वो होगा जो मैं चाहूंगा। पापा की आवाज इतनी कठोर, इतनी निर्मम होती थी कि मानसी सहम जाती थी। अपने कमरे में घंटों तक तकिए को सीने से सटाए रोती रहती। सोचती कि कब माँ पापा झगड़ना बंद करेंगे। क्यों नहीं उनके बीच वैसा रिश्ता है जैसा वो अपनी सहेलियों के माँ बाप के बीच देखती है। सहेलियां ही क्यों, मामा मामी, बड़े पापा ताई, बुआ फूफा, सब लोग कितना मिलजुल के रहते हैं, साथ घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। कितने अच्छे हैं सब। क्या उसी के माँ बाप बुरे हैं? क्या कभी बदलेंगे वो दोनों? क्या कभी बदलेगा उनके बीच का रिश्ता? मानसी की दुआएं नहीं सुनी गई। उनका झगड़ा बदस्तूर जारी रहा। घर में एक अजीब सा तनाव बना रहता। 3 लोगों का परिवार 3 ध्रुवों की तरह बटा रहता था। मानसी, कहाँ हो बेटा? माँ की आवाज से मानसी चौंक गई। उसने जल्दी से लिफाफा वापस अलमारी में रख दिया। माँ बाहर से ही बोलती जा रही थी, सुन, कस्टर्ड में डालने के लिए केला ले आना, तेरे पापा वरना खाने में नखरे दिखाएंगे। और वो अपने मेल्स भी दिखा देना उन्हें, वो सही सजेस्ट करेंगे तुझे कि कौन सी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ माँ हाँ। मैंने हंसते हुए डाइनिंग चेयर खींच ली। कितना सुकून है अब घर में, हर कोना खुशनुमा। माँ के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं। तभी कॉल बेल हुई और पापा की आवाज आई। पापा अब हर महीने हमसे मिलने आते हैं। बीते बरस में उनके बीच लगातार होते झगड़े कभी कम नहीं हुए थे। वो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, शायद बस एक दूसरे से अलग थे, और आखिर दोनों ने अलग होने का फैसला भी कर लिया। अब माँ पापा का तलाक हो चुका है और अब दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं। दोस्ती का रिश्ता है और दोनों उसे बखूबी निभा रहे हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बदरंग लिफाफा। बरसों से बंद पड़ी अलमारी खंगालते हुए अचानक एक बदरंग लिफाफा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। उसे देखकर तबस्सुम चौंकी नहीं,
इसी को ढूंढने को तो वो अलमारी साफ कर रही थी। पूरे 3 साल बाद वो अपने निचले होंठ को दांतों से दबाए उसे देखती रही। आंसू की बूंदें एकदम सीधी कतार में गालों को छूती हुई लिफाफे पर गिरती रहीं। कमरा सूखी नदी की तरह एकदम चुप था। सामान को इधर उधर करने की जो आवाजें उस चुप्पी को कुछ देर पहले तक तोड़ रही थीं, अब वे भी नहीं थीं। बस लिफाफे के बाहर कुछ पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थीं। तबस्सुम ने एक गहरी सांस ली और देर तक सोचा। जो खोया, जो जिया, जो छूटा, सब कुछ। ये सब क्या है तबस्सुम? तबस्सुम की छिप छिप कर बनाई गई पेंटिंग्स उस दिन अम्मी के हाथ लग गई थीं। पेंटिंग्स हैं अम्मी, मैं आर्ट क्लास जाना चाहती हूँ, तबस्सुम ने डरती कांपती आवाज में कहा था। ये सब तेरे अब्बू को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं है। अम्मी ने कहते हुए सारी पेंटिंग्स उसके बिस्तर पर फेंक दी। रोती सुबकती तबस्सुम सारी रात वहीं बैठी रही। उस रात ना अम्मी खाने के लिए पूछने आई, ना अब्बू। नाराज थे दोनों। उसके बाद कई दिनों तक तबस्सुम ने उन्हें मनाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन वे नहीं माने। वो अम्मी अब्बू की जितनी बातें बाहर सुनती रही, उतना ही भीतर भीतर अपने आप को समझाती रही। फिर एक दिन एक लिफाफे में सारी पेंटिंग्स रखकर उन्हें अलमारी में बंद कर दिया। एक ख्वाहिश, एक आधी अधूरी जिद थी जो उस दिन मर गई थी। 2 साल बाद उसी के दूर के किसी रिश्तेदार के बेटे जुबैर के साथ उसका निकाह हो गया। जुबैर के साथ किस्से सुने ज्यादा, सुनाए कम। ग्लास की जगह मग में चाय पीना शुरू किया और मामूली बातों को दिल से लगाना भी। भरोसा किया, लेकिन दिल की बातें बता पाने का डर छोड़ नहीं पाई। लिफाफा हाथ में लिए तबस्सुम बीती यादों को छूकर वापस भी नहीं आ पाई थी कि जुबैर कब कमरे में आकर उसके सामने खड़ा हो गया, वो भांप नहीं पाई। वो लिफाफा समेट पाती इससे पहले ही जुबैर बिखरी पेंटिंग्स को उठाकर देखने लगा। तबस्सुम? एक पेंटिंग के नीचे नाम पढ़ते हुए जुबैर हैरानी से नजरें उठाकर उसकी ओर देखने लगा। ये पेंटिंग्स तुमने बनाई हैं? जुबैर ने पूछा। उसके हामी भरते ही जुबैर ने फिर पूछा, शादी को 1 साल हो गया और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं? वो अम्मी अब्बू नहीं चाहते थे कि ये बात, उन्हें लगा आप नाराज हो जाएंगे। लड़खड़ाते शब्दों के साथ तबस्सुम के दिल का डर और आंखों के आंसू भी गाढ़े हो गए। हाँ, मैं नाराज हूं, लेकिन इस बात से कि इन रंगों से तुमने मेरी जिंदगी और हमारे घर को महरूम रखा। तुम ये रंग शादी के बाद अपने साथ क्यों नहीं लाई? मेरी तबस्सुम के हाथों में ये बदरंग लिफाफे अच्छे नहीं लगते। जुबैर ने कहते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। तबस्सुम कह नहीं पाई कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। उसने दोनों बाहें फैलाकर जुबैर को गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां रंगों में डूबी हैं, हर तरफ उसके सपनों के रंग बिखरे हैं, और वो लिफाफा भी अब बदरंग कहां लग रहा था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।